दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा में हिंदी प्रश्न पत्र में जो सवाल पूछे जाते हैं उनसे संबंधित तमाम सवाल को लेकर हाजिर हूं, जिससे कि आपकी तैयारी और बेहतर हो सके। याद रखेंगे आज हमारा जो टेस्ट वाली सीरीज है इसकी 9वीं क्लास है। इसके पहले दोस्तों करीब 30-35 क्लास आपको दिया जा चुका है, जिसमें डिटेल में एक एक चैप्टर के ऊपर, एक एक टॉपिक के ऊपर हम लोगों ने चर्चा किया। जिन बच्चों ने पुराने वीडियोज नहीं देखे, एक बार प्लेलिस्ट में जाकर आप पुराने वीडियोज देख लीजिए, बहुत जरूरी है। सारी क्लासेस जो बनाई गई आपके लिए बहुत शानदार क्लासेस है, टू दी पॉइंट चीजें पढ़ाई गई हैं और आज की क्लास में आपको और भी ज्यादा मजा आने वाला है। तो चलिए देखते हैं कि कैसे आपका स्कोर बढ़े। याद रखेंगे स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से ये अपनी हिंदी की दोस्तों डिटेल बुक लॉन्च की गई है, जिसमें दोस्तों ये नया संस्करण आया है। जो पुरानी किताब थी उसको और ज्यादा अपडेट करके उसमें नए नए सवालों को जोड़ करके ये नया संस्करण लॉन्च किया गया है और पुरानी वाली किताब से बिल्कुल अलग डिफरेंट है। तो आप एक बार लेके देखिए। इसके अलावा पुलिस परीक्षा के लिए दोस्तों यहां पर हमारे पास प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। ये प्रैक्टिस सेट दोस्तों बहुत तेजी से बिक रहा है, बहुत जल्द दोस्तों इसका भी स्टॉक खत्म होने वाला। मुझे लगता है मुश्किल से एक हफ्ते के अंदर अगर आपने ये किताबें नहीं खरीदी तो फिर आपको ये किताबें नहीं मिलेंगी। देखिए मैंने समीक्षा अधिकारी के लिए भी दो किताबें थी दोस्तों, वो आउट ऑफ स्टॉक हो चुका और पीटी परीक्षा के स्टॉक समाप्त हो चुके हैं। तो ऐसे तमाम किताबें रही हैं जो आउट ऑफ स्टॉक हो चुके हैं, तो ये किताबें भी बहुत जल्द समाप्त हो जाएंगी। आप चाहें तो इन्हें ऑनलाइन भी परचेज कर सकते हैं हमारे वेबसाइट या एप्लीकेशन से। आइए मुद्दे की बात करते हैं कि हमारे पास कौन कौन से सवाल हैं और ये सवाल जो दिए गए उनमें से कितने सवालों का जवाब आप दे पाते हैं। ठीक है, तो सवाल है दोस्तों, पहला सवाल ध्यान से पढ़िएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको महसूस हो सकता है, लेकिन ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं। साहित्य में रस का क्या अर्थ है, ये एक सवाल आया हुआ है और ये सवाल 26 अक्टूबर 2018 को जो उत्तर प्रदेश पुलिस का पेपर हुआ था शिफ्ट 2 का, उसमें दोस्तों ये सवाल पूछा गया था कि साहित्य में रस का क्या अर्थ होता है। तो साहित्य की मिठास को कहते हैं नहीं, कर किसी रस का आनंद जो होता है उसे कहते हैं नहीं, किसी फल का आनंद ये भी नहीं। क्या होता है दोस्तों, साहित्य से मिलने वाली जो आनंदानुभूति होती है, मतलब जो आनंद की अनुभूति होती है उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। जैसे आप पढ़ते होंगे अलग अलग रसों के बारे में, से श्रृंगार रस पढ़ा होगा, वीर रस पढ़ा होगा, करुण रस पढ़ा होगा, ऐसे तमाम रस हैं। ठीक है, भरत मुनि की माने तो भरत मुनि कहते हैं कि रसों की प्रकार जो है वो सिर्फ 8 प्रकार थे। बाद में और कुछ आचार्य आए, उन्होंने कहा नहीं 9 प्रकार है, कुछ ने कहा नहीं 11 प्रकार है। ठीक है, इस तरह से आपने डिटेल में पढ़ा होगा। तो रस क्या होता है, साहित्य से मिलने वाली आनंदानुभूति को क्या कहते हैं, आनंद धन अनुभूति, इसी को मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, आनंदानुभूति हो जाएगा। ठीक है, तो जो आनंद की अनुभूति होती है हमें, जो आनंद मिलता है हमें, उसी को हम क्या कहते हैं, रस कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा। थोड़ा और डिफिकल्ट सवाल दे रहा दोस्तों, छंद वाले चैप्टर सवाल आया कि दोहा छंद में कितने चरण होते हैं। मुझे लगता है कि बहुत आसान है। जब आप छंद की बात करते हैं दोस्तों, तो छंद में याद रखिएगा जो दोहा है यह अर्ध सममात्रिक छंद का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, अर्ध सममात्रिक। किसका उदाहरण दोस्तों, कभी कभी पूछता है सवाल कि दोहा जो है किस प्रकार का छंद है, तो आपका जवाब क्या होगा, अर्ध सममात्रिक छंद। क्या है, अर्ध सममात्रिक छंद है। जो दूसरा सवाल यहां पर बनता है, तो पहला सवाल हो गया, दूसरा सवाल होता है कि दोहा में चरण कितने होते हैं। दोहा में चरण कितने होते हैं दोस्तों, तो चरण की संख्या कितनी होती है, याद रखेगा 4। जो आज सवाल किया है तो यहां पर क्या हो जाएगा, 4 चरण हो जाएगा। तीसरा सवाल आता है दोस्तों दोहा में मात्राओं को लेकर। ठीक है, तो याद रखेगा विषम चरण में जो विषम पद होता है दोस्तों, वहां कितनी मात्राएं होती हैं, 13 मात्राएं होती हैं। और जो सम चरण होता है वहां पर कितनी होती है, 11। इसी को हम कहते हैं कि 11 13 पर दोस्तों यति होती है। क्या होता है, यति मतलब विराम। ठीक है, तो मात्राएं कितनी होती है, पहले और तीसरे पद में या चरण में 13 मात्राएं और दूसरे और चौथे चरण में कितनी मात्राएं होती हैं, 11 मात्राएं। इसे याद रखेगा। एक और सवाल देता है कि दोहा का विपरीत क्या है, दोहा का विपरीत। जी हाँ दोस्तों, दोहा का विपरीत किसे माना जाता है, तो दोहा का विपरीत है सोरठा। सोरठा विपरीत है, क्यों, क्योंकि सोरठा में जो मात्राएं हैं दोस्तों वो 11-13 मात्राओं पर यति मिलता है। ठीक है, तो विपरीत हो गया ना, यहां 13-11 है, यहां 11-13 है। ठीक है, तो ये सवाल भी दोस्तों परीक्षा में पूछा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। तो यहां जितने सवाल बन सकते थे हम लोग वो सवाल भी डिस्कस कर लिए ताकि डिटेल में हमें चीजें पता रहे। ठीक है, आगे बढ़िए। कर भाषा में शब्द और अर्थ की दृष्टि से सौंदर्य उत्पन्न करते हैं। कौन करते हैं दोस्तों, तो आपने पढ़ा होगा दोस्तों अलंकार के 2 भेद होते हैं। आपने पढ़ा होगा अलंकार
और अलंकार के दो भेद आप पढ़ते हैं, एक होता है शब्दालंकार, ठीक है, शब्दालंकार जो शब्दों के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हैं, और दूसरा होता है दोस्तों अर्थालंकार, ठीक है, अर्थ धन अलंकार बराबर अर्थालंकार जो अर्थ के माध्यम से काव्य की शोभा बढ़ाते हो, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात कर रहा है दोस्तों, अलंकार के बारे में बात कर रहा है, तो यहां पर सही जवाब क्या हो जाएगा, अलंकार हो जाएगा। आई बात समझ में, ऐसे पढ़ते चलना एक एक बातों को, ठीक है। आगे बढ़िए, कर य र ल व ये किस प्रकार के व्यंजन हैं, तो इसके बारे में बात करते हैं। देखिए ऊष्म व्यंजन तो बिल्कुल नहीं, ऊष्म व्यंजन उन्हें कहते हैं जिनके उच्चारण से मुंह से गर्म हवा बाहर निकलती है, और इसमें क्या आते हैं दोस्तों, इसमें आता है श ख श हाँ शख सह आता है, ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं। और अगर इन वर्णों का उच्चारण करेंगे तो आप ऐसे हाथ अपने मुंह के आगे लगाइए और इन वर्णों का उच्चारण करिए, आपको निश्चित रूप से दोस्तों गर्म हवा अपने हथेली पर महसूस होगा, याद रखेंगे। ये जो यर लव है दोस्तों, यह क्या है, यह अंतस्थ व्यंजन है, क्या है दोस्तों, यह य र ल और व, यह अंतस्थ व्यंजन का उदाहरण है, ठीक है, इसको याद रखेगा। बाकी स्पर्श व्यंजन में क्या हो जाएगा दोस्तों, स्पर्शी, स्पर्श व्यंजन क्या, स्पर्श के अलावा दोस्तों इसको स्पर्शी व्यंजन भी कहा जाता है, स्पर्शीय व्यंजन भी कहा जाता है। क से लेकर म तक, क से लेकर म तक के जितने भी वर्ड होते हैं उन्हें स्पर्शी व्यंजन भी कहते हैं और उन्हें वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, वर्गीय व्यंजन भी कहा जाता है, ठीक है। बाकी अयोगवाह क्या हो जाएंगे दोस्तों, तो आपने अंग और अह के बारे में पढ़ा होगा, अयोगवाह होते हैं, ठीक है। अयोगवाह किसे कहते हैं, जो न तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, न तो स्वर न ही व्यंजन, न तो स्वर होते हैं ना ही व्यंजन होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, अयोगवाह कहते हैं। तो यहां पर जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 जो है दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हमने जितना भी डिटेल में आपको चीजें बतानी थी वो सारी चीजें भी मैंने बता दिया आपको। अगले सवाल पर आइए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है, ठीक है, कैसे पहचान किया जाए सर, कम समय में कैसे स्त्रीलिंग की पहचान किया जाए, तो मैंने आपको तरीका बताया था कि आप विशेषण शब्द का इस्तेमाल करिए, जैसे अच्छा अच्छी, या फिर सर्वनाम में मेरा मेरी शब्द का इस्तेमाल करके इसका पता लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे कृपा, कृपा अच्छी होती कि अच्छा होता दोस्तों, तो याद रखेगा कृपा हमेशा क्या होती दोस्तों, अब बताइए, कृपा हो गया मित्र, तो मित्र तो हमेशा अच्छा मित्र होता है, अच्छी मित्र तो होता नहीं है। कार्य भी दोस्तों क्या होता है, हमेशा अच्छा होता है, और त्यौहार भी क्या होता है, अच्छा होता है, ठीक है। ये कृपा दोस्तों भगवान बनाए रखें, कृपा अच्छी कृपा होती है, तो याद रखेगा यहां पर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। और नीचे के जो 3 ऑप्शन दे रहा दोस्तों, यह किसका भेद है, यह पुल्लिंग का भेद है। कुछ चैप्टर ऐसे होते हैं जो प्रैक्टिस पर निर्भर करते हैं, तो जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं ये जो अपनी हिंदी की किताब है ना, इस किताब में कुल 6000 सवाल है, चैप्टर भी डिटेल से पढ़ने को मिल जाएगा, कॉन्सेप्ट भी पढ़ने को मिल जाएगा, और 6000 सवाल की प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और टोटल दोस्तों 634 पेज की किताब है, ठीक है, 634 पेज मायने रखते हैं, आप इसकी मोटाई देख सकते हैं, ठीक है। तो शानदार बुक है, अगर ये किताब आप ऑर्डर करते हैं फिर तो आपको अलग अलग परीक्षा में जो बार बार आप हिंदी की किताब लेते हैं वो नहीं लेना पड़ेगा, एक किताब ही दोस्तों सभी परीक्षा के लिए जो है काफी है, ये आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये सब बातें यहां पे हैं, प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आगे बढ़िए, करा वचन किसका बोध कराता, वचन किसका बोध कराता, लिख रहा प्राणी या वस्तु के एक या अनेक होने का बोध कराता, बिल्कुल सही। करा प्राणी या वस्तु का एक होने का बोध कराता, एक होने का बोध तो दोस्तों एक वचन कहलाता है, ठीक है, एक वचन कहलाता है। जब आपसे एक वचन पूछता तब ये जवाब देते हैं। प्राणी या वस्तुओं के अनेक होने का बोध कराता, अनेक होने का बोध दोस्तों बहुवचन कराता है, बहुवचन कराता है। और यहां एक वचन बहुवचन के बारे में नहीं पूछा जा रहा है, यहां तो दोनों के बारे में, भाई वचन के 2 प्रकार होते हैं तो आप दोनों को इंक्लूड करेंगे ना। प्राणी या वस्तु के लिंग का बोध नहीं, लिंग का बोध तो कतई नहीं है, एक या अनेक दोनों करिएगा। क्यों, क्योंकि हम वचन के बारे में पूछ रहे हैं, हम स्पेशली एक वचन या बहुवचन के बारे में नहीं पूछ रहे हैं, हम यह जानना चाह रहे हैं भाई वचन क्या होते हैं, ये आप ध्यान दीजिए, ठीक है। तो यहां एक या अनेक का बोध कराए उसे हम वचन कहते हैं, ठीक है। जब एक का बोध कराएगा तो एक वचन, जब अनेक का बोध कराएगा तो बहुवचन हो जाएगा। इस प्रकार ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों इस सवाल का सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़िए, करा उसने टेढ़ी चाल चली, वाक्य में कौन सा कारक है, ठीक है, कौन सा कारक है। कारक में दोस्तों आप कई प्रकार की चीजें पढ़ते हैं, कर्ता कारक, कर्म कारक, करर कारक, ठीक है, अपादान कारक, संप्रदान कारक, संबोधन कारक, तमाम चीजें पढ़ते हैं, उसी प्रकार पढ़ना है। यहां कौन सा कारक है, तो यहां देखिए जो उसने शब्द लिखा है ना, यहीं पे मामला छिपा हुआ है, ठीक है, उस धन ने, और ये जो ने है दोस्तों ये किसका कारक चिन्ह है दोस्तों, तो याद रखेगा कर्ता कारक का। तो यहां कर्म कारक नहीं होगा, संबंध कारक नहीं होगा, अधिकरण कारक नहीं होगा, यहां जवाब क्या होगा दोस्तों, कर्ता कारक हो जाएगा। कर्ता का पहचान चिन्ह क्या होता है, ने होता है।
अधिकरण का पहचान चिन्ह क्या होता है दोस्तों? में होता और पर होता है। संबंध का क्या होता है? तो काकी के, नानी ने, रारी रे, ये होता है। और कर्म कारक कर्ता ने, कर्म को, इसका पहचान चिन्ह को होता है। ठीक है, तो यहां पर जो सही उत्तर हो जाएगा क्या हो जाएगा? कर्ता कारक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये कर्ता के साथ ने जुड़ा हुआ है, इसलिए कर्ता कारक हो जाएगा। ठीक है, तो उसने टेढ़ी चाल चली। आपको जवाब मिल गया अपना ना, बहुत ध्यान से पढ़ना। कई सारे बच्चे नानी ने देखकर ना संबंध कारक यहां पे कर देते हैं, गलत हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है? सर्वनाम किसे कहते हैं दोस्तों? तो जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए, जिसका प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाए, संज्ञा के स्थान पर किया जाए, उसे क्या कहते हैं? उसे सर्वनाम कहते हैं। जैसे संज्ञा के स्थान पे किसका प्रयोग? जैसे मैं का प्रयोग, हम का प्रयोग, तुम का प्रयोग। ठीक है, ये सब प्रयोग होता है ना, तो याद रखिएगा। आज बरसात होगी, ये तो दोस्तों यहां सर्वनाम है नहीं। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, ठीक है, तो किसी व्यक्ति के स्थान पे मैं का प्रयोग किया जा रहा, तो ये सही जवाब हो जाएगा। घर का काम कर लो, ठीक है, ये भी नहीं है। सीमा और रीमा बहने हैं, ये भी नहीं। तो जो इस सवाल का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, क्योंकि यहीं पर मैं नामक दोस्तों जो शब्द दिया है यही सर्वनाम है। आई बात समझ में? एकदम अच्छे से ध्यान देके पढ़ते जाओ। देखो, मेरी क्लास में कभी आप आओगे ना, तो आपको ऐसा नहीं महसूस होगा कि आपका टाइम वेस्ट जा रहा है। मैं एकदम फ्लो में पढ़ाता हूं, और उसके पीछे रीजन क्या है? कई सारे बच्चे कहते हैं सर थोड़ा आराम से पढ़ाइए। नहीं, आराम से बिल्कुल नहीं पढ़ना है। हमें इतना स्पीड बनाए रखना कि आपका दिमाग ना कहीं भागने ना पाए। किसी को ख्याल आ रहा है खाना नहीं बना, अरे भूख लगी है, कोई आ गया, इधर उधर दिमाग बटना नहीं चाहिए। हमेशा एकदम कंसंट्रेशन होना चाहिए, एक तरफ निगाह होनी चाहिए, एकदम एक फ्लो में पढ़ते जा रहे हैं। इससे फायदा ये होगा ना कि इसी तरह से आपकी रफ्तार बनेगी। परीक्षा में जब कभी आप सवाल बनाएंगे तो इसी स्पीड से आप वहां भी सवाल को हल करेंगे। नहीं तो बाद में भी बात आ जाती है कि नितिन सर आप जो है 35 सवाल अगर 1 घंटे में पढ़ाएंगे तो क्या परीक्षा में 1 घंटा का समय मिलता है? नहीं। तो इसका मतलब नितिन सर गलत पढ़ा रहे हैं, बेकार पढ़ा रहे हैं। देखिए, मुद्दा सवाल को हल करना नहीं है, मुद्दा सीमित समय में सवाल को हल करना है। आप हिंदी के सारे सवाल हल कर दोगे तो क्या घर बैठ के आपको 24 घंटे का टाइम दिया जाएगा क्या हल करने का? नहीं। 24 घंटा में हल कर भी लोगे तो कोई मतलब तो है नहीं। आपको सीमित समय में हल करना सीखना है, तब जाके कुछ समझ आएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। कर विशेषण किस शब्द की विशेषता बताता है? विशेषण किसकी विशेषता बताता है दोस्तों? तो विशेषण हमेशा 2 चीजों की विशेषता बताता है, संज्ञा एवं सर्वनाम की। जो संज्ञा एवं सर्वनाम की विशेषता बताए उसे क्या कहते हैं दोस्तों? विशेषण कहते हैं। तो यहां संज्ञा दिया है, सर्वनाम तो मान लो दिया भी नहीं है, तो बाकी के ऑप्शन तो गलत हो जाएंगे। तो यह संज्ञा की विशेषता बताता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? किसके आधार पर दोस्तों? कर्म के आधार पर क्रिया के कितने भेद होते हैं? तो बच्चा जानता है दोस्तों, 2 भेद होते हैं। एक होता है अकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है दोस्तों सकर्मक क्रिया। अच्छा, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, बहुत सारे बच्चों, जैसे मैं कभी कभी पढ़ाता हूं तो मैं शॉर्टकट में बोल देता हूं कि जहां क्रिया ना हो वो अकर्मक क्रिया, ठीक है, और सॉरी, जहां कर्म ना हो अकर्मक क्रिया और जहां कर्म हो सकर्मक क्रिया। लेकिन ये इसकी परिभाषा नहीं है। कभी परीक्षा में मान लो इसकी परिभाषा पूछ दे कि नहीं अकर्मक की परिभाषा क्या है या सकर्मक की परिभाषा क्या है, तब आपका जवाब क्या होगा? तो अकर्मक की परिभाषा पूछे तो क्या बताएंगे? सुनिएगा ध्यान से, जिन क्रियाओं का फल सीधे कर्ता पर पड़े, ध्यान से पढ़िएगा, जिन क्रियाओं का फल सीधे कर्ता पर पड़े या कर्ता पर ना पड़े, पहले बताइए। जिन क्रियाओं का फल सीधे कर्ता पर पड़े, कर्ता पर लिखना पड़ेगा ना, कर्ता पर पड़े, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं अकर्मक क्रिया। और जिन क्रियाओं का फल सीधे कर्म पर पड़े, ठीक है, कर्म पर पड़े, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं सकर्मक क्रिया। ये इसकी दोस्तों मूल रूप से परिभाषा है, ये आप समझिएगा। ठीक है, बाकी आप पढ़ते हैं कि दौड़ना, उठना, भागना, टहलना, उड़ना, सोना, रोना, धोना, ये सब क्या होता है? अकर्मक क्रिया होता है। बाकी सकर्मक तो आपको
पता ही है, ठीक है। तो ये वाले तथ्य भी याद रखना, क्योंकि परीक्षा में सवाल यहां से भी पूछे जाते हैं। आगे बढ़ा जाए ना, अगले सवाल को सुनिए। लिख रहा व्याकरण में काल का अर्थ क्या होता है। काल का अर्थ सर महाकाल होता है, वो तो है ही है। इसके अलावा काल का अर्थ क्या होता है, तो लिख रहा काल का अर्थ अंत होता नहीं, काल का अर्थ समय होता है, ठीक है। काल किसे कहते हैं दोस्तों, काल समय को कहते हैं। व्याकरण में भी दोस्तों काल समय को कहते हैं। और जब आप काल के बारे में पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं काल 3 प्रकार का होता है। क्या क्या होता है दोस्तों, तो सबसे पहले होता है दोस्तों भूतकाल, जो समय बीत चुका हो। दूसरा क्या होता है वर्तमान काल, जो समय चल रहा हो, वर्तमान काल जो समय चल रहा हो। तीसरा होता है भविष्य काल, ठीक है, या भविष्यत काल, ठीक है, यानी जो आने वाला समय हो, ठीक है। ये 3 प्रकार होते हैं काल के, इसको भी याद रखेंगे। तो यहां काल का अर्थ आपसे पूछा था, तो बताइए सीधा समय होता है इसका अर्थ। करा यह ताले की चाबी, अपने आप में डिफिकल्ट सवाल, ठीक है। यह ताले की चाबी है, इसमें कौन सा कारक है, बच्चा समझेगा। ताले की, का की के, नानी रे रारी रे, यानी ये सोच के बच्चे के दिमाग में आया कि सर क्या करते हैं, यहां संबंध कारक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, संबंध कारक कर लेते हैं। जब ऑप्शन देखा तो पता चला संबंध कारक यहां पर है ही नहीं, परेशान। अब दिया है ऑप्शन में संप्रदान कारक, अपादान कारक, करण कारक, कर्ता कारक। अब जिसको कुछ नहीं मिल रहा हो समझता है सर कर्ता कारक होगा, ताला है, ताले की चाबी की बात हो रही, कर्ता कारक हो जाएगा। नहीं, यहां कर्ता कारक नहीं होगा। कर्ता का पहचान चिन्ह दोस्तों भले नहीं होता हो, कर्ता ने कर्म को करण से, करण का दोस्तों से होता है, और करण एक माध्यम के रूप में भी होता है। बच्चा यहां भी दिमाग लगा सकता है कि चाबी एक माध्यम है जिससे ताला को खोला जा सकता है। तो यहां कई सारे बच्चे करण कारक भी करेंगे, गलत जवाब। अपादान दोस्तों क्या बताता है, यहां भी पहचान चिन्ह से है, लेकिन इसका प्रयोग अलगाव के अर्थ में होता है, ठीक है, कि सर ताले को चाबी से अलग किया जा सकता, तो अलगाव कर देते हैं। सब गलत जवाब है। यहां याद रखेगा संप्रदान। संप्रदान का पहचान चिन्ह दोस्तों क्या होता है, के लिए होता है, लेकिन उसके बावजूद भी यहां संप्रदान कारक है। क्या है, संप्रदान कारक। शायद आप संप्रदान के बारे में कुछ लाइनें आपने नहीं पढ़ा होगा। जब एक किताब आप लेंगे तो आपको अच्छे से लाइन मिलेगी। इस किताब में आपको लाइन मिलेगा कि जिसके लिए कुछ किया जाए, कुछ कहा जाए, या कोई वस्तु जिस किसी चीज के लिए हो, उसके लिए भी संप्रदान कारक होता है, केवल देने लेने के लिए नहीं। तो याद रखेगा यहां संप्रदान कारक है। बच्चा परेशान, सर मैं गूगल करूंगा, करो सर, मैं और किताब में चेक करूंगा इस सवाल को, बिल्कुल चेक करो, अधिकार है आपको चेक करने का, आप चेक करो। लेकिन याद रखना जवाब यहां पर क्या होगा, संप्रदान कारक। एक्सेप्शन में सवाल आता है, ठीक है। बच्चा जो नहीं सोचेगा, सोचो अगर इतना दिमाग न हो, क्लास में ऐसे सवालों पर डिस्कस न किया जाए और परीक्षा में आ जाए सवाल, तो आप कर लोगे क्या, सवाल ही नहीं बनता। कैसे आप सोचोगे बताओ। जो आपने सोचा मैंने बताया तो किया, आपका दिमाग कहां जा रहा था, इसी दिशा में काम करता है। आज के बाद याद रखना, कभी इस तरह का सवाल आए तो जवाब क्या देना, संप्रदान कारक जवाब देना, ठीक है। आगे बढ़ो। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। भवदीया, भवदीया लिख दिया, भवदीय तो लिखा नहीं, भवदीया लिख दिया, ठीक है। तो याद रखेगा भवदीया शब्द तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। जैसे आपने लिख दिया महोदय की जगह लिख दिया महोदया, क्या लिख दिया, महोदया। जैसे अध्यक्ष की जगह क्या लिख दिया, अध्यक्षा, ठीक है। याद रखेगा ये सब क्या हो जाएगा, ये सब स्त्रीलिंग शब्द भैया। और डिबिया, डिबिया तो वैसे भी स्त्रीलिंग शब्द है। कैसे, डिबिया कैसी होती, अच्छी डिबिया, या आपने कहा मेरी डिबिया, तो क्या हो गया, ये भी हो गया। साध्वी शब्द क्या है दोस्तों, यह भी स्त्रीलिंग शब्द है, क्योंकि साधु का स्त्रीलिंग रूप भी आप कर सकते हैं। यहां संचालक शब्द याद रखेगा दोस्तों, ये जो संचालक शब्द दिया है यही क्या है दोस्तों, ये पुल्लिंग शब्द है। बाकी के जो ऑप्शन है वो स्त्रीलिंग है, और आपसे परीक्षा में पुल्लिंग ही तो पूछा था। तो ऑप्शन नंबर 4 कीजिए दिल खोलकर, आपका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। जो तत्सम नहीं है उसके बारे में बातचीत कर रहा है। तो आइए देखते हैं कौन सा तत्सम नहीं है। शोक, शोक तो दोस्तों तत्सम शब्द है। पृथ्वी भी तत्सम है, चंद्र भी तत्सम है। यहां जो परख शब्द लिख रहा है दोस्तों, परख, याद रखेंगे ये परख कैसा शब्द दोस्तों, परख तद्भव शब्द है। बच्चे के दिमाग में आया सर अरग अगल, अगर जो है परख जो है तद्भव है तो इसका तत्सम क्या होगा। याद रखेगा परख का तत्सम होता है परीक्षा। क्या होता है दोस्तों, परीक्षा होता है। तो इसको याद रखेगा, ये तत्सम हो जाएगा परीक्षा। इस प्रकार इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। और बाकी चंद्र का चांद हो जाता है। अगर तद्भव देखेंगे तो चंद्र का तद्भव क्या हो जाएगा, चांद हो जाएगा। पृथ्वी का तद्भव क्या हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वी का तद्भव धरती होता है, और कुछ नहीं, पृथ्वी का क्या होता है, धरती होता है। उसी तरह से
शोक का क्या होता है, शोक क्या होता है बताइए, पीड़ा हो जाता है। ठीक है, तो याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस विकल्प में सभी शब्द क्या है दोस्तों, तद्भव है। जो सबका सब तद्भव उसको पहचान करना है। आइए नीचे से पढ़ते हैं। अब जो उच्च शब्द दिया दोस्तों, यह उच्च शब्द क्या है, तत्सम दे दिया। ठीक है, ये तत्सम दे दिया। बाकी दुर्बल 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 भी तत्सम हो गया और पुष्प भी तत्सम हो गया। तो हमें तत्सम तो ढूंढना नहीं, इसलिए गलत हो गया। का बरखा जब कृषि सुखाने, बरखा मतलब वर्षा। ठीक है, वर्षा का क्या हो जाएगा, बरसात या बरखा कहा जाता है, तो ये तो तद्भव है। और रात्रि का रात हो जाएगा। लेकिन दोस्तों सत्य क्या है, सत्य यहां पर जो शब्द दिया है यह तो तत्सम है। तो दो तद्भव रख के क्या करेंगे, जब एक तत्सम दे दिया तो यह भी उत्तर गलत हो गया। पत्र जो शब्द दे दिया दोस्तों, पत्र क्या है, ये पत्र शब्द जो है यह भी तत्सम हो गया। बाकी इधर वाले तो तद्भव, इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी गलत हो गया। ये आग, जीव और घर, ये क्या है, ये आग का तत्सम क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगा। अगर मैं इसका बनाऊं तत्सम, अगर मान लीजिए सवाल पूछ दे कि जो उत्तर सही हो रहा है उसमें क्या हो जाएगा, तो आग का अग्नि हो जाता है, जीव का क्या हो जाता है, जिह्वा हो जाता है, और घर का क्या हो जाता है दोस्तों, गृह हो जाता है। तो ये सभी तत्सम हो गया और इसका तद्भव आपने क्या कर लिया, ये हो गया आग, जीव, घर। ऑप्शन नंबर 1 इस सवाल में सही उत्तर है। आई बात समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एकदम हंसते मुस्कुराते करते रहिए भैया, प्रेशर नहीं है ना, आराम आराम से करो और स्पीड में करो। ठीक है, दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प दूध का पर्याय नहीं है। जो दूध का पर्यायवाची नहीं दोस्तों, वो आपको बताना है। तो दूध का पर्याय दुग्ध तो होता है, दूध को पेय भी कहते हैं, दूध को गौरस भी कहते हैं, लेकिन दूध को अमीय नहीं कहते हैं। अमीय किसे कहते हैं भैया, अमीय कहते हैं अमृत को। किसे कहते हैं, अमृत को। अमीय कहते हैं दोस्तों सुधा को। किसे कहते हैं, सुधा को कहते हैं। ठीक है, तो यहां याद रखेंगे, दूध को दूध कहते हैं, दूध को पेय कहते हैं, दूध को गौरस कहते हैं, दूध को स्तन्य कहते हैं। क्या कहते हैं, क्योंकि स्तन से निकलता है ना, इसलिए दूध का एक नाम क्या दोस्तों, स्तन्य भी होता है। दूध के लिए और शब्द याद रखिए, दूध को दोहज भी कहते हैं, दूध को याद रखेगा पीयूष भी कहते हैं। पीयूष का तात्पर्य दोस्तों अमृत भी होता है। पीयूष किसे कहते हैं, पीयूष अमृत को भी कहते हैं और पीयूष जो है दूध को भी कहते हैं। इसके अलावा दोस्तों दूध को क्षीर कहते हैं, क्षीर। वैसे आप पढ़ते हैं कि क्षीर दोस्तों खीर को कहते हैं, लेकिन ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सब दूध के पर्यायवाची हैं, इनको आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल ध्यान दीजिएगा, स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से हमने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया था। अब लास्ट टाइम में दोस्तों आपके लिए फायदा ही है कि आप या तो प्रैक्टिस सेट अगर ऑफलाइन यूज करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप हमारी इस वाली किताब को ऑर्डर कर लो। शानदार बुक है दोस्तों, प्रैक्टिस के लिए जबरदस्त है, और ये लास्ट टाइम रिवीजन के लिए। अच्छा, बहुत ये वाली किताब तो देखिए पतली भी और बहुत शानदार है। 120 पेज की ये किताब है दोस्तों। रातों रात आप इसको पढ़ करके इतने सारे सवाल आपको मिल जाएंगे ना, फंसेंगे परीक्षा में कि आप याद करोगे। ठीक है, कंप्लीट जीएस है दोस्तों, और इस किताब में 5 स्टेट के पुलिस एग्जाम को कवर किया गया है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, बिहार और दिल्ली पुलिस, 5 स्टेट के 90 पेपर को कवर किया गया। सोचो 90 प्रश्न पत्र का जीएस ऐसे ही आप पढ़ सकते हैं, साथ में स्टडी मटेरियल अलग से दिया गया है। तो ये वाली किताब हम तो कह रहे हैं दोस्तों कोम्बो आप ले लो। कोम्बो सस्ता पड़ता है, इसलिए सस्ता पड़ता है कि भाई एक किताब भेजने में अलग खर्च आएगा, दूसरे को भेजने में अलग खर्च आएगा, तो उससे बेहतर है कि कोम्बो ले लो। कोम्बो लोगे तो दोस्तों सस्ता पड़ जाएगा आपको किताब। ठीक है, तो कोम्बो में आप ले सकते हैं। बाकी टेस्ट सीरीज तो आप हल ही कर लो, बिना टेस्ट सीरीज के पढ़ाई नहीं होती। ठीक है, टेस्ट सीरीज से क्या मिलता है कि आपको यह पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारी पोजीशन क्या है। बिना क्या परीक्षा में जाके टेस्ट देना है क्या, उसके पहले टेस्ट नहीं देना है। अरे पहले आज आजमा लो ना, कि मैं एक बार अपने आप को चेक कर लूं कि मैं सच में पुलिस बन भी पाऊंगा कि नहीं बन पाऊंगा, या मन का बहम है, या देखते हैं कि कहां कौन सी टॉपिक कमजोर है, कैसे पता चले। तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लो दोस्तों, यहां से पता चलेगा। सर कैसे ज्वाइन करें, तो study91pro.com हमारी वेबसाइट है, study91 pro नाम का एप्लीकेशन है, ये आप डाउनलोड कर लीजिए, वहां पे सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, ऊपर आप सर्च कर लीजिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस, आपको उसका मॉक टेस्ट मिल जाएगा। ठीक है, और 200 से ज्यादा टेस्ट पेपर दिया गया है। तो यार पैसा दे रहे हो तो यूज करो ना। और कितने का दोस्तों, केवल 99 रुपए का। बताओ इससे ज्यादा सस्ता क्या हो सकता है, इससे ज्यादा सस्ता आपको क्या मिलेगा बताइए। 99 में आपको इतने सारे टेस्ट मिल रहे हैं। ठीक है, तो आप एक बार हल करके देखो, और जब चाहे जी चाहे तब हल करो, कोई कंडीशन तो है नहीं, तो ज्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा सापेक्ष का सही विलोम क्या होगा, तो सापेक्ष का विलोम क्या हो जाता है दोस्तों, सापेक्ष का तो निरपेक्ष हो जाएगा। सापेक्ष का क्या हो जाएगा दोस्तों, निरपेक्ष हो जाएगा ना। सापेक्ष का विलोम क्या हो जाएगा, निरपेक्ष हो जाएगा। परोक्ष किसका विलोम होता है दोस्तों, तो परोक्ष जो होता है यह प्रत्यक्ष का विलोम होता है। याद रखेंगे, प्रत्यक्ष का विलोम अप्रत्यक्ष भी होता है और प्रत्यक्ष का विलोम परोक्ष भी होता है। प्रतिपक्ष तो होगा नहीं, अस्पष्ट का क्या हो जाता है, अस्पष्ट हो जाता ना, अस्पष्ट हो जाता अस्पष्ट का विलोम। ठीक है, तो यहां पर जो सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 जो है ये राइट आंसर हो जाएगा।
ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिख रहा अंक शब्द के अनेकार्थी शब्द समूह का चयन कीजिए। अनेक शब्दों का अनेक शब्दों के लिए एक शब्द नहीं, अनेकार्थी मतलब एक ही शब्द के अनेक अर्थ होते हैं, वो आपको बताना है। तो लिख रहा अंक का मतलब अंग होता है, नहीं, अंक का मतलब दोस्तों अंग नहीं होता है, और गोदी नहीं गोद कह सकते हैं, ठीक है, हिस्सा होता है, और गोदी मत कहिए, गोदी की जगह दोस्तों गोद कह सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिए, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 गलत है। लिख रहा गोद संख्या और अध्याय, गोद संख्या और अध्याय, या गोद भाग और टुकड़ा, या अध्याय समय अवस्था, तो दोनों गलत दिया है। अब ऑप्शन नंबर 2 में देखिए कितना बढ़िया दिया है दोस्तों कि आप परेशान भी हो जाएंगे। अब ज्यादातर बच्चों को लगेगा सर गोद तो कहते हैं, और अंक दोस्तों संख्या को भी कहते हैं, और अंक अध्याय भी होता है, लेकिन ये बताइए संख्या भाग टुकड़ा, ये और ज्यादा बेहतर उत्तर है, ठीक है। किसी चीज का कोई अंक है नहीं, लेकिन अंक के लिए टुकड़ा तो नहीं होता ना, ये दोनों तो सही, लेकिन टुकड़ा नहीं होता। ये टुकड़ा जो दिया दोस्तों ये गलत हो गया। तो यहां गोद संख्या और अध्याय कर लीजिए, ज्यादा सही है। ये संख्या भाग तो होगा, भाग मतलब ये किसी चीज, जैसे हम कहते हैं ना पार्ट 1, जैसे केजीएफ का पार्ट 1 आया, पार्ट 2 आया, तो अंक 1 अंक 2, या आपने देखता है किताबों में कई संस्करण लॉन्च होते हैं, तो पहला संस्करण पहला अंक है, दूसरा अंक है, तीसरा अंक है, तो अंक भी कर सकते हैं उसे, ठीक है। और बाकी संख्या भी कर सकते हैं, भाग भी कर सकते हैं, टुकड़ा नहीं बोलेंगे, ठीक है। टुकड़ा हम अंश को बोलते हैं। टुकड़ा जो शब्द लिखा है, टुकड़ा किसे कहा जाता है दोस्तों? अंक की जगह जब ये अंश दिया रहता तब हम कहते हैं टुकड़ा है, ठीक है। और हिस्सा भी नहीं कहेंगे दोस्तों, क्योंकि हिस्सा का अर्थ क्या होता है दोस्तों? अंश होता है, कि उसका भाग है, उसका हिस्सा है, हाँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल लिख रहा अपराध बोध होने वाली ग्लानि, यानी आपने कोई अपराध किया और अपराध के बाद दोस्तों आपको उसको ज्ञान हो गया। बोध मतलब ज्ञान होना। बोध का तात्पर्य क्या दोस्तों? बोध का तात्पर्य स्वज्ञान से। किससे दोस्तों? स्वज्ञान से, कि आपको अपने आप ज्ञान हो गया कि नहीं हमसे गलती हो गई। तब आप क्या करते हैं दोस्तों? क्या आपको लज्जा आती? नहीं। निंदा? नहीं। आत्मग्लानि? नहीं। इसे कहते हैं पश्चाताप। जब अपराध के ज्ञान होने पर जो ग्लानि होती है, जो पीड़ा होती है, जो कष्ट होता है मन को, उसे क्या कहते हैं? पश्चाताप कहते हैं, जिसे हम कहते हैं पछतावा। पश्चाताप का तद्भव क्या हो जाएगा? पछतावा हो जाता है। आत्मग्लानि का मतलब होता है मन में ग्लानि होना, यानी स्वयं में ग्लानि होना, स्वयं से ग्लानि होना, ठीक है, आत्मग्लानि। चलिए चिर और चीर का सही अर्थ क्या दोस्तों? तो चिर का मतलब लंबा होता है, नहीं। चिर का मतलब प्राचीन तो होता है, चिर का मतलब वस्त्र होता है, पुराना होता है। अब देखिए किस वाले चीर का मतलब क्या होता है, दोनों चीजें दे दिया, ठीक है। आइए मैं बताता हूं। अगर चीर में दोस्तों छोटी की मात्रा दिया है, याद रखेगा, अगर छोटी की मात्रा दिया है तो इस वाले चीर का मतलब क्या होता है? इस वाले चीर का मतलब होता है पुराना। क्या होता है? पुराना। और चीर दे दिया तो चीर का मतलब दोस्तों क्या हो जाता है? कपड़ा हो जाता है, ठीक है। इस वाले चीर का मतलब क्या होता है? इससे आप कहते हैं चीरकाल, ठीक है, चीरकाल। या आप एक शब्द बनाते हैं इसी चीर से, चिरायु। क्या बनाते हैं? चिरायु, ठीक है, चिरधन आयु, ठीक है, काफी पुराना। तो याद रखेंगे। इसी तरह जब ये लिख देता है चीर ना, तो इस चीर को हम क्या कहते हैं? इस चीर को हम वस्त्र कहते हैं। वस्त्र के पर्यायवाची में चीर भी आता है, वस्त्र आता है, कपड़ा आता है, दुकूल आता है, परिधान आता है, ये सभी वस्त्र का पर्यायवाची है। तो यहां पर जो सही उत्तर होगा ये क्या बनेगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर 4 बनेगा। और यहां पर क्या दिया था? दूसरे वाले में उल्टा दे दिया था, ताकि आप जानबूझ के गलती करो। सम उपसर्ग से बनने वाला शब्द कौन सा है? यहां उपसर्ग, और उपसर्ग हमेशा कहां लगता है? उपसर्ग हमेशा प्रारंभ में लगता है, प्रारंभ में लगता है ना, तो इसको याद रखेगा। जैसे संयोग, संयोग में दोस्तों क्या हो जाएगा? संयोग में आ जाएगा समधन योग बराबर संयोग हो जाता है, तो यही तो सम उपसर्ग मिल गया। सुकर्म की बात करेंगे तो सुधन कर्म हो जाएगा। यहां पर दोस्तों सु उपसर्ग है। संभाव, ये तो लिखा ही गलत है, स्वयं में भी नहीं होगा, ठीक है। स्वयं क्या दोस्तों? रूढ़ शब्द है, ठीक है, यौगिक तो है नहीं। जो यौगिक शब्द होगा वही तो दोस्तों तत्सम, वहीं पे तो उपसर्ग प्रत्यय मिलेगा। यौगिक दो शब्दों के योग से एक नया शब्द बनता है जब, उसे कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 दोस्तों ये कर लीजिएगा, ये सही है। अगर इसी जगह दोस्तों अगर मान लीजिए लिख देता संभव, क्या लिख देता? संभव लिख देता, तब हम क्या कर लेते हैं? तब हम बल्कि कर लेते समधन भव बराबर संभव हो जाता, ठीक है, याद रखेंगे। लेकिन ये गलत लिखा है ना, समभाव, ये गलत लिखा हुआ, ठीक है। तो याद रखेंगे यहां पर सम म के नीचे जो हलंत है ये संयोग से निकल कर आएगा, याद रखेगा, ठीक है। आगे देखिए रंगीला। रंगीला शब्द में प्रत्यय बताना है, और प्रत्यय हमेशा कहां लगता है दोस्तों? प्रत्यय हमेशा शब्द के अंत में लगता है, ठीक है। तो रंगीला में गीला प्रत्यय तो ही नहीं, तो याद रखेगा जो रंगीला शब्द है, जब इसको आप तोड़ के अलग करेंगे तो आपको मूल शब्द मिलेगा रंग, और दूसरा शब्द मिलेगा ईला। ईला में याद रखेगा बड़ी ई मिलेगी, छोटी ई नहीं, क्योंकि यहां पर क्या है? बड़ी ई की मात्रा है तो ईला लगाएगा, छोटी ई नहीं लगाना है, ये गलत दिया हुआ, ठीक है।
है। तो रंगीला में ईला प्रत्यय और ईला में से बड़ी ई लगाएगा, क्योंकि ये बड़ी की मात्रा है, इसलिए आप याद रखेंगे। तो मूल शब्द रंग हो गया और ईला इसमें क्या लग गया, प्रत्यय हो गया। सूर्योदय में दोस्तों कौन सी संधि है, तो याद रखेगा सूर्योदय शब्द लिखिए यहां पर सूर्योदय। सूर्योदय का जब संधि विच्छेद करेंगे तब मूल शब्द आपको मिलेगा सूर्य और दूसरा शब्द मिलेगा उदय। ठीक है, तो याद रखेगा यहां पर अ और उ, सूर्य में से अ निकला, यहां से उ निकला और अ उ मिलकर क्या हो गया, ओ बन गया। ठीक है, तो याद रखेगा ए ओ अर, ए ओ और अर, ये दोस्तों कहां की पहचान चिन्ह होती है, ये दोस्तों गुण संधि का पहचान है। किसका पहचान है, यह गुण संधि का पहचान है। तो यहां भी क्या हो जाएगा दोस्तों, गुण संधि हो जाएगा, याद रखेगा। यण संधि नहीं, वृद्धि संधि नहीं और दीर्घ संधि नहीं। तो क्या हो जाएगा, सूर्योदय में क्या हो जाएगा दोस्तों, यह गुण स्वर संधि का एग्जाम्पल है, इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़िए, शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। उसका शिमला जाना है, उसका शिमला नहीं जाना है, उसको शिमला जाना है। उसने शिमला जाना है, गलत। उससे शिमला जाना है, गलत। उसे शिमला जाना है या उसको शिमला जाना है, तब दोस्तों सही होता है। तो ये तो आप देखते ही जवाब दे देंगे। ठीक है, ऐसा कठिन सवाल तो है नहीं, बहुत आसान सवाल है, तो इसको देख लीजिए। आगे बढ़िए, सज्जन शब्द में दोस्तों कौन सा समास है, तो देखते हैं। सज्जन जैसे शब्द लिख दिया ना, तो सज्जन का अगर संधि विच्छेद भी पूछता तो हम क्या कहते हैं दोस्तों, सतधन जन। सतधन जन बराबर सज्जन हो जाता। और यहां पर संधि कौन सी आती, अगर संधि पूछता तो हम बताते हैं कि व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है, यह व्यंजन संधि का एग्जाम्पल है। फिलहाल हमसे समास पूछा है, तो समास में याद रखेगा कर्मधारय समास। यहां पर कौन सा समास है दोस्तों, कर्मधारय समास। और कर्मधारय समास में क्या होता है, याद रखेगा उपमेय उपमान का संबंध होता है या विशेषण विशेष्य का संबंध होता है। अगर आपको याद हो तो मैंने पढ़ाया आपको कि कर्मधारय समास में किसका दोस्तों क्या होता है, तो कर्मधारय समास में हमेशा विशेषण विशेष्य पाया जाता है या उपमेय उपमान पाए जाते हैं। वाच्य के दोस्तों कितने भेद होते हैं, ठीक है। अच्छा, एक चीज और, यहां भी कंफ्यूजन होता है कि पहले उपमेय होता है कि पहले उपमान होता है। तो याद रखेगा पहले उपमान बाद में उपमेय। ठीक है, याद रखेगा। तो संबंध कैसा होता है दोस्तों, उपमान उपमेय का संबंध बोलिएगा। अभी शायद मेरे मुंह से उपमेय उपमान निकला था, तो ये दिमाग क्लिक किया कि नहीं बेटा तुम कुछ गलत बोले हो, सुधार लो। ठीक है, ये सुधार करेगा। तो पहले मान आएगा बाद में में आएगा। ठीक है, इसको याद रखेगा। उसी तरह से अगर मान लीजिए विशेषण वाली लाइन में क्या कहेंगे, विशेषण पहले आएगा बाद में विशेष्य आएगा। ठीक है, पहले विशेषण बाद में विशेष्य, दो जो संबंध होता है दोनों शब्दों के मध्य क्या होता है, ये होता है। ठीक है, तो विशेषण विशेष का जैसे सज्जन लिखा था। ठीक है, वाच्य के कितने भेद होते हैं दोस्तों, तो वाच्य के कुल 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं, 3 भेद होते हैं। पहला होता है दोस्तों कर्तृवाच्य, दूसरा होता है दोस्तों कर्मवाच्य और तीसरा होता है भाववाच्य। जहां कर्ता की प्रधानता हो, जहां किसकी प्रधानता हो दोस्तों, कर्ता की प्रधानता हो, उसे क्या कहते हैं, कर्तृवाच्य बोलते हैं। जहां कर्म की प्रधानता हो, वहां क्या बोलते हैं, कर्मवाच्य बोलते हैं। और जहां भाव की प्रधानता हो वहां भाववाच्य बोलते हैं। बस भाव वाले में ध्यान दीजिएगा कि इसमें नकारात्मक शब्दों का भी प्रयोग किया जाता है। जैसे पिताजी से चला नहीं जाता, माताजी से खाया नहीं जाता, मुझे से पढ़ा नहीं जाता। ये सारे जो वाक्य हैं किसके भेद हैं, ये भाववाच्य इसमें है, इसको याद रखेंगे। ठीक है, बाकी तो आपने वाच्य पढ़ा ही होगा, नहीं पढ़ा तो पढ़िए जाकर। ठीक है, आगे बढ़िए। वह दिन भर पढ़ता रहा, दिन के साथ दोस्तों जो भर लगा दिया, यह क्या है, यह निपात है। क्या दोस्तों, निपात है। मैंने आपको पढ़ाया है, जैसे कहीं भी दोस्तों आपको भर लिखा हुआ मिल जाए, कहीं भी दोस्तों आपको तक लिखा मिलता जाए। ठीक है, मैं देर रात तक जागता रहा या मैं रात भर जागता रहा। ठीक है, देश भर में बात फैल गई, तुम्हें पढ़ना ही होगा। ठीक है, तुम्हें पढ़ना ही होगा, तुम्हें सिलेक्शन लेना ही होगा। तो जहां दोस्तों ये इस तरह के शब्द आते हैं, ये क्या होते हैं, निपात होते हैं। क्या होते हैं, निपात होते हैं। ठीक है, इसको याद रखेगा। बाकी परिणामवाची दोस्तों गलत है, समुच्चय बोधक प्रश्नवाचक ये सब दोस्तों गलत है, इसको ध्यान दीजिएगा। तो इस सवाल का सही उत्तर क्या हो जाएगा, निपात हो जाएगा। ठीक है, कोष्ठक में जो चिन्ह दिया है ये किसका चिन्ह है, देखिए प्रश्नवाचक का चिन्ह तो है नहीं, क्योंकि प्रश्नवाचक के चिन्ह इस तरह से बनते हैं। अल्प विराम की बात करें दोस्तों तो अल्प विराम कामा को कहा जाता है। और अर्ध विराम किसे कहते हैं, मान लीजिए अल्प विराम की जगह अगर अर्ध विराम पूछ देता तब किसे कहते हैं दोस्तों, जो इंग्लिश में सेमी कॉलम होता है। और पूर्ण विराम को क्या कहते हैं दोस्तों, इस तरह सिंबल होता है। ये विस्मय बोधक चिन्ह दोस्तों, ठीक है, जिसमें क्या होता है दोस्तों, आश्चर्य के भाव का बोध होता है। ठीक है, हे राम, ठीक है, हे के बाद क्या लगेंगे, ऐसे क्या करेंगे, विस्मय बोधक चिन्ह लगेगा तब राम बोलेंगे। ठीक है, हे राम। ठीक है, तो याद रखेगा ये यहां पर हो जाएगा। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर 4 जो है बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 4 दिन की चांदनी
फिर अंधेरी रात। इस लोकोक्ति का अर्थ बताइए, ठीक है, लोगों के द्वारा कही गई उक्ति है, इसका अर्थ क्या होता है बताना है। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसे कहते हैं दोस्तों थोड़े दिन का सुख। 4 दिन का सुख नहीं, ये 4 से मतलब नहीं है, थोड़े दिन के सुख को कहते हैं 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, ठीक है। 4 दिन चांद दिखना, सुख ही सुख होना, ये सब गलत ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है ये सही जवाब है। कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी किसकी रचना दोस्तों? तो कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की रचना है। अब जयशंकर प्रसाद जी का नाम आ ही गया तो कम से कम 3-4 रचनाएं आप इनका बताइए फटाफट। सबसे फेमस दोस्तों कृतियों में झरना आता है, आंसू इन्हीं की कृति है, लहर दोस्तों इन्हीं की कृति है, जो लिखा है ऊपर कामायनी उन्हें लिख रहा हूं और सुनते जाए, ठीक है। इसी तरह से अजात शत्रु इन्हीं की रचना, ध्रुव स्वामिनी दोस्तों इन्हीं की रचना है, याद रखेंगे, ठीक है। निराला मतलब क्या दोस्तों? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की बात करो। निराला की रचना का नाम क्या दोस्तों? लिखिए, सबसे पॉपुलर में राम की शक्ति पूजा, राम की शक्ति पूजा दोस्तों किसकी रचना है? निराला जी की। अनामिका ये किसकी रचना दोस्तों? निराला जी की, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। कुकुरमुत्ता इन्हीं की रचना है। इसके अलावा दोस्तों सरोज स्मृति, सरोज इनकी पुत्री का नाम था, सरोज स्मृति, जल्दी उनका निधन हो गया था पुत्री का, इसलिए सरोज स्मृति इन्हीं की रचना है। एक और पॉपुलर रचना दोस्तों तोड़ती पत्थर, ये भी किसकी रचना है? यह रचना भी निराला जी की। इसी तरह से सुमित्रानंदन पंत की बात करा, पंत की रचना कौन है? कला और बूढ़ा चांद, कला और बूढ़ा चांद ये रचना है। और कौन कौन सी रचना दोस्तों? लोकायतन याद रखेगा, लोकायतन ना, लोकायतन दोस्तों इन्हीं की रचना है। और कौन सा? एक और पॉपुलर रचना दोस्तों चिदंबरा, वो भी याद रखेगा, चिदंबरा, ठीक है, चिदंबरा भी इन्हीं की रचना है। इसी तरह से महादेवी वर्मा की रचना का नाम क्या दोस्तों? तो नीरजा याद रखेगा, निहार याद रखेगा, ठीक है, रश्मि याद रखेगा, संध्या यामा याद रखेगा, संध्या गीत याद रखेगा, संध्या गीत, ठीक है। ये सब किसकी रचनाएं हैं? ये महादेवी वर्मा की रचना है। ठीक है भाई कि हमारे परीक्षा में इससे सवाल नहीं आया, लेकिन अगर हम पॉपुलर रचनाओं को ऐसे पढ़ते रहेंगे, डेली कुछ ना कुछ आता ही है, हम पढ़ते रहेंगे तो कम से कम याद तो हो जाएगा धीरे धीरे। और ये सारी बातें आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ सवालों का उत्तर नहीं चाहिए उत्तर के साथ साथ और भी चीजें जाननी हमें। बाल की खाल निकालना, इस मुहावरे का अर्थ क्या है? बढ़ा चढ़ाकर कहना, तो ये तो अतिशयोक्ति की बात कर रहा है। गुण दोष की परख ये भी नहीं, बहुत मीन मेख करना, ठीक है। बाल की खाल निकालना मतलब क्या करना? वही है कि कबर से कबर खोदना, ठीक है, यही होता है, मुश्किल काम करना ये नहीं। तो याद रखेगा ऑप्शन नंबर 3 यहां पर सही जवाब हो जाएगा, मुहावरा है। निम्नलिखित में से रीति काल के दोस्तों कवि कौन है? तुलसीदास तो है नहीं, कबीरदास भी नहीं। ये तुलसीदास और कबीरदास, अच्छा अलग अलग लिख देता हूं। ये जो तुलसीदास है ये सगुण भक्ति धारा, अच्छा पहले सगुण छोड़िए, यह भक्ति काल के कवि हैं। किसमें है दोस्तों? यह भक्ति काल के कवि हैं। उसी तरह से जो कबीरदास हैं यह भी दोस्तों भक्ति काल के कवि हैं। अंतर क्या दोस्तों? जो तुलसीदास जी हैं ये सगुण भक्ति धारा में आते हैं, और जो ये हैं दोस्तों कबीरदास जी ये निर्गुण भक्ति धारा में आते हैं, ठीक है। और सगुण में भी दोस्तों आप भेद में जब आएंगे तो यार रामाश्रयी हैं, क्या है दोस्तों? रामाश्रयी शाखा, ठीक है, रामाश्रयी शाखा मतलब जो राम के आश्रय में जो थे, ठीक है। इसी तरह से सूरदास जी की बात करेंगे तो सूरदास जी ये भक्ति काल के कवि हैं, भक्ति काल में सगुण भक्ति धारा के कवि हैं, और सगुण में यह क्या है दोस्तों? कृष्णाश्रयी शाखा में ये इनका गिनती होती। यहां जो आपका सही जवाब है दोस्तों ये क्या हो जाएगा? वृंद हो जाएगा। कवि वृंद का नाम याद रखेगा। कवि वृंद दोस्तों किस काल के कवि हैं? कवि वृंद ये रीति काल के कवि हैं। रीति काल के सबसे फेमस कवि कौन से दोस्तों? तो आपने केशव दास का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा? केशव दास का नाम सुना होगा। आपने वृंद का नाम सुना होगा, आपने बिहारी लाल जी का नाम सुना होगा, बिहारी लाल जी का नाम सुना होगा, बिहारी लाल, ठीक है। बिहारी सतसई एक ही रचना इन्होंने किया जो गागर में सागर भर दिया, ये आप याद रखेगा। आपने भूषण का नाम सुना होगा, आपने भूषण का नाम सुना होगा, आपने मतीराम का नाम सुना होगा, मतीराम का नाम सुना होगा। ये सारे लोग किससे संबंध रखते हैं? वृंद जी का संबंध। ये रीति काल के कवि थे, ठीक है, तो इसको भी आप याद रखेंगे। आई बात समझ में? और इसी के साथ दोस्तों आज का सेशन समाप्त होता है। देखिए उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए आप एक बार प्लेलिस्ट में आ जाइए, तो मैथ की भी क्लास चल रही है, रीजनिंग की भी क्लास चल रही है, जीएस की क्लास भी आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बाकी हिंदी की क्लास चली रही। बस एक चीज कहना चाहूंगा, जो हमारे पास पेड कोर्स है उस पेड कोर्स के अलावा हमारे पास टेस्ट सीरीज भी है, तो टेस्ट सीरीज भी आप एक बार ज्वाइन करो। और ये जो ऑफलाइन बुक है
दोस्तों इसको भी आप परचेज करो। ये देखो पतली किताब जरूर है लेकिन बहुत शानदार किताब है। देखो मैं ऐसे ही सजेस्ट नहीं करता, एक तो हमारी टीम धीरे धीरे काम करती है, ऐसा नहीं कि हम हर महीने किताब लॉन्च करते हैं, बहुत शिद्दत से बहुत मन से किताब लिखी जाती है दोस्तों, उसके कंटेंट तैयार किए जाते हैं और महीनों महीनों लग जाते हैं। आप हमारे प्लेटफॉर्म से जुड़े होंगे तो आपको अच्छी तरह पता होगा कि कब कितना टाइम लगता है एक किताब बनाने में, ठीक है। मुझे लगता है पिछले 6 महीने में हम लोगों ने सिर्फ यही 2 किताब तैयार किया है। पिछले 6 महीने में हम लोगों ने सिर्फ ये 2 किताब तैयार किया। एक तीसरी बुक हमारी अभी बन रही है जिसमें कंबाइंड हिस्ट्री बना रहे हैं, जिसमें एंशियंट, मिडावल, मॉडर्न और वर्ल्ड हिस्ट्री, ये चारों को कवर करके कंबाइंड हिस्ट्री की किताब बनाई जा रही है। क्योंकि जो हिंदी की किताब ने बनाया ना, ये बहुत पॉपुलर हुआ। बच्चों ने कहा, जो लोगों ने रिकमेंड किया और अपना सजेशन दिया कि सर बहुत अच्छी किताब है, सारे तथ्य दिए हैं, अच्छा मटेरियल भी है, पर्याप्त संख्या में प्रश्न दिए गए, हम चैप्टर पे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। सर इस तरह की अगर सब्जेक्ट वाइज किताबें हो तो बेहतर रहेगा, इसीलिए हम लोगों ने हिस्ट्री की किताब पर काम करना शुरू किया। तो मैं इसीलिए आपसे कह रहा हूं कि एक बार मौका दीजिए, जुड़िए हमारे किताबों के साथ, कोर्सेज के साथ, तब आपको पता चलेगा कि वाकई स्टडी 91 कितना मेहनत करता है अपने कंटेंट के ऊपर। क्लास समझ में आया ना? ज्यादा टाइम पास तो नहीं हुआ ना? मैं इधर उधर की देखिए बात नहीं करता और पसंद नहीं बात करना इधर उधर की, सिर्फ मुद्दे की बात करना चाहता हूं, समय भी नहीं है और मैं नहीं चाहता कि आपका भी समय खराब हो, ठीक है। तो चलिए, सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, हो सके तो शेयर भी कीजिएगा। जिन बच्चों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी आपके पास नोटिफिकेशन जाएगा और आप समझ पाओगे कब कौन सी क्लास दी जाती है, ठीक है। मिलते हैं दोस्तों अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।